गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कोमल ध्रुवंशी आज आपके सामने औद्योगिक संगठन के मूल तत्व के MCQ पार्ट 3 को लेकर आया हूं। इसके पहले हमने 2 पार्ट बनाए थे, हम उससे आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है? आपका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन गुजरात और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बच्चों, इसके पहले आपने MCQ पार्ट 2 में अध्ययन किया था कि सबसे अधिक सूती वस्त्र जो है वो 2 स्थानों पर होता है। पहला है गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। लेकिन सबसे अधिक सूती वस्त्र की बात होगी तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्पविकसित देश से क्या आशय है? पहला ऑप्शन है निर्धन राष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है पिछड़ा राष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जब भी हम अल्पविकसित देश के बारे में पढ़ते हैं तो हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का अभाव देखा था, जैसे कि वहाँ पर गरीबी होती है, बेरोजगारी, भूखमरी, और साथ ही वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते। तो इनके कारण से राष्ट्र निर्धन भी होता है और पिछड़ा भी होता है। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। भारत के किस शहर में सबसे अधिक जूट उद्योग स्थापित है? आपका पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, चौथा ऑप्शन है मुंबई। बच्चों, सबसे अधिक जो जूट है वो किस राज्य में होता है? वो होता है आपका पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से संबंधित जो स्थान है वो है आपका कोलकाता। इस ऑब्जेक्टिव का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 54, किसी बंदरगाह पर स्थित देश का पहला बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है विशाखापट्टनम, दूसरा ऑप्शन है कोचीन, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी यूरोपीय देश, तीसरा ऑप्शन अमेरिका और चौथा ऑप्शन है जापान। इसके पहले हमने पिछली कक्षाओं में कक्षा 10वीं में भी हमने ये पढ़ा था कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, ये औद्योगिक क्रांति कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी आपके ग्रेट ब्रिटेन में। और इसी को हम किस रूप में पढ़ते हैं? इंग्लैंड। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव का सही आंसर होगा ब्रिटेन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उपक्रम की प्रकृति के अनुसार औद्योगिकरण कितने प्रकार का हो सकता है? उपक्रम के संबंध में पूछा है। व्यक्तिगत, जिसे हम प्राइवेट या निजी रूप में पढ़ पाए हैं। दूसरा होता है सरकारी, जो कि पब्लिक सेक्टर के रूप में जाना जाता है। तीसरा होता है संयुक्त, जो व्यक्तिगत भी होता है और सरकारी भी होता है। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव का सही आंसर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर डब्ल्यू रोस्टो ने औद्योगिक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? आपका ऑप्शन है 2 भाग, 4 भाग, 5 भाग या 3 भाग। जब हम बुक का अध्ययन करेंगे तो जो डब्ल्यू रोस्टो थे, इन्होंने सन 1960 में औद्योगिक विकास की अवस्थाओं को 5 भाग में विस्तारित किया है। तो ध्यान देंगे बच्चे, 5 भाग में बटा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इस ऑब्जेक्टिव का सही आंसर होगा। अगला है, किसी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? पहला औद्योगिकरण, दूसरा है व्यापार, तीसरा कृषि और चौथा रोजगार।
किसी भी देश के लिए चारों जो तत्व है वो आवश्यक होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है उद्योग, क्योंकि उद्योग से ही व्यापार और उद्योग से ही कहीं ना कहीं रोजगार आश्रित होते हैं। अगला है औद्योगिकरण व्यापक रूप में आर्थिक प्रगति एवं ऊंचे जीवन स्तर की कुंजी है। यह परिभाषा पूछी गई है किसकी है? पहला ऑप्शन है पीटी वायर, दूसरा ऑप्शन है बी एस यामे, तीसरा ऑप्शन है दोनों ने मिलकर कहा है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन ए और बी दोनों है, इसका मतलब है दोनों ने मिलकर दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्नों का प्रतिफल है, ये एक और परिभाषा है। यह विचार किसने दिया, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर आर्थर लेविस, दूसरा ऑप्शन है सुम्पीटर, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर रेगनर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्रोफेसर आर्थर लेविस। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, आप जब ये परिभाषा मान लो पूछ दिया गया तो मानवीय प्रयत्न का प्रतिफल और आर्थर लेविस, इसको आप जोड़ के याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 61, किस पंचवर्षीय योजना से औद्योगिक विकास को विशेष प्राथमिकता प्रदान की गई? आपके पास पहला ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन है तृतीय पंचवर्षीय योजना, और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि जो पहली योजना बनी थी, पहली पंचवर्षीय योजना, वो बनी थी 1951 से 1956 के लिए। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना बनी थी, ये बनी थी 1956 से 1961 के लिए। और इस बीच में 3 महत्वपूर्ण जो स्टील प्लांट है वो स्थापित किए गए थे, जिसमें पहला है भिलाई स्टील प्लांट, दूसरा राउरकेला, तीसरा है दुर्गापुर। इस प्रकार बताने का एक औचित्य और है कि 1956 में स्थापित इन संयंत्रों के बारे में या इन उद्योगों के बारे में भी व्यक्तिगत तौर पर पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि भिलाई किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, तो इसका आंसर है सोवियत रूस। राउरकेला ये स्थापित हुआ था जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर ये स्थापित हुआ था ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है यूनिडो का पूरा नाम है। आपसे पूछा यूनिडो का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन इंटरनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है यूनेस्को इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चौथा कहा है इनमें से कोई नहीं। बच्चों हम सबसे पहले क्या करें, यूनेडो को फुल फॉर्म याद कर लें। वो इसलिए क्योंकि परीक्षा में हो सकता है कि आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाए। इसका पूरा फुल विस्तारित नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। अगला प्रश्न पूछा है यूनेडो का मुख्यालय किस देश में है? पहला है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन रूस, चौथा ऑप्शन चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। यूनेडो का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? सन 1969, सन 1970, सन 1971 और सन 1972।
72। ये फैक्चुअल तथ्य, इसको आपको सीधे याद कर लेना है। यूनेस्को का प्रथम सम्मेलन हुआ सन 1970 में। यूनिडो, इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। वित्त को वर्गीकृत किया जा सकता है। उद्योग को स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण होता है फाइनेंस, उसके बारे में पूछा है। लोक वित्त, निजी वित्त, व्यावसायिक वित्त और उपरोक्त सभी। इसके थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी कि हम पब्लिक, प्राइवेट और ये हमने चर्चा की थी दोनों को, पब्लिक और प्राइवेट के संबंध में। यहाँ से फाइनेंस ला सकते हैं। व्यावसायिक वित्त भी इसमें भूमिका निभाता है, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, समता अंश को और किस नाम से जाना जाता है? समता अंश को हम इक्विटी शेयर और इसी को हम साधारण अंश के रूप में भी जानते हैं। इसको और कहा है जोखिम पूंजी, साहस पूंजी, स्वामित्व पूंजी और उपरोक्त सभी। बच्चे ध्यान देंगे, जब कोई कंपनी स्थापित होती हो तो वो प्रारंभिक तौर पर दो प्रकार के अंशों को निर्गमित करती। पहला होता है समता अंश, इक्विटी शेयर, और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। समता अंश के बारे में कहा जाता है कि इस प्रकार के अंशों में जो प्रतिवर्ष लाभ से मिलने वाला हिस्सा है, जिसे हम लाभांश कहते हैं, इसके मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। अर्थात अगर कंपनी या उद्योग लाभ कमाएगी तो वो लाभ देगी, नहीं तो नहीं देगी। दूसरा, कंपनी के समापन की दशा में, कंपनी के समापन की दशा में जब पूंजी वापसी की बात होती है तो वहाँ पर पूंजी जो है वो पूर्वाधिकार अंशों को भुगतान करने के बाद ही वापस होता है। इसका तात्पर्य ये निकला कि लाभांश प्राप्ति के संबंध में और कंपनी के समापन में पूंजी वापसी के संबंध में जोखिम होता है। तो पहला ऑप्शन जोखिम पूंजी, ये सही है। जोखिम है वहाँ पर साहस भी होगा, ये भी सही है। तीसरा स्वामित्व पूंजी, स्वामित्व पूंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी कंपनी के वास्तविक स्वामी जो है वो समताधारी होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1948 को, 1 जुलाई 1945 को, 1 नवंबर 1976 को या 1 जुलाई 1950 को? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1 जुलाई 1948 को ये स्थापित हुई थी। एक चीज और समझ ले बच्चे, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम IFCI के नाम से भी जानते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी IFCI के संबंध में वो फुल फॉर्म पूछ देता है, विस्तारित रूप, जो कि 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? पहला ऑप्शन है सराफा समिति, दूसरा ऑप्शन है तिवारी समिति, तीसरा ऑप्शन टंडन समिति और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति। इसका सही जवाब है ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति। भारत में औद्योगिक वित्त अधिकांशतः उपलब्ध हैं। पहला विदेशी एजेंसियों के द्वारा, ऑप्शन दूसरा सरकार के द्वारा, ऑप्शन तीसरा भारतीय और प्रबंध अभिकर्ता गृह के द्वारा, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी के द्वारा। लाभ का पुनर्विनियोग क्या है? आपका ऑप्शन है आंतरिक वित्त पोषण, बाह्य वित्त पोषण, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो पहले हमको समझना होगा कि कोई भी उपक्रम है
या कोई भी कंपनी है, वहाँ पर अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करते हैं, हमारा प्रयास ये होता है कि हम इस प्रॉफिट को और बढ़ाएं। तो और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को हम कहीं और क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि इससे अधिक लाभ प्राप्त हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया है लाभ को कहीं और भी नियोजित करने की, ये किसी भी संस्था की आंतरिक प्रक्रिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक वित्त पोषण, इस प्रश्न का सही जवाब है। भारतीय कंपनियों में स्थायी पूंजी प्राप्त करने के लिए किनका विक्रय सबसे अधिक होता है? किनका विक्रय सबसे अधिक होता है? आपसे पूछा गया स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी का तात्पर्य होता है जो कि कंपनी की स्थापना काल में ये उसके पास बनी रहे। पहला ऑप्शन है साधारण अंश, दूसरा ऑप्शन है अधिमान अंश, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है स्थगित अंश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा साधारण अंश। स्थायी पूंजी के कितने साधन हैं? पहला सामान्य अंश, दूसरा अधिमान अंश, तीसरा संचित कोष और चौथा इनमें से सभी। तो सामान्य अंश स्थायी पूंजी होती है, संचित कोष भी स्थायी पूंजी होती है, और अधिमान अंश के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार जो होता है वो समता अंशों से मिलता जुलता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ें। सामान्य अंश का प्रमुख कार्य कौन सा है? पहला है स्थायी पूंजी, दूसरा है लाभांश की दर का निश्चित न होना, तीसरा है सुरक्षात्मक दीवार और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये तो स्पष्ट है बच्चों कि सामान्य अंश इक्विटी से स्थायी पूंजी होती है, दूसरा इसमें लाभांश की दर का मिलना निश्चित नहीं होता, और ये कंपनी के लिए सुरक्षा का कार्य करती है, इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला सवाल है ऋण पत्र धारक कंपनी का क्या कहलाता है? पहला ऋणी, दूसरा स्वामी, तीसरा सेवक और चौथा ऑप्शन है ऋणदाता। तो ये बेसिक सी बात है कि जो अगर कोई कंपनी स्थापित होती है और उसको पूंजी के रूप में क्या चाहिए होता है, मान लो उसको चाहिए, मान लो ऋण पत्र चाहिए होगा, ऋण पत्र के माध्यम से धन अगर चाहिए होगा तो वो जिससे भी प्राप्त करेगा, स्वाभाविक है वो कौन होगा, वो होगा ऋणदाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऋणदाता। आगे बढ़ते हैं। अंश पत्रधारी कंपनी का होता है, क्या होता है? पहला ऋणी, दूसरा स्वामी, तीसरा सेवक और चौथा ऋणदाता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। MCQ पार्ट 3 में आज हमने कुल 25 प्रश्नों को देखा, जो कि कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स के रूप में पूछा जा सकता है। तो इसका अधिक से अधिक आप इस वीडियो को देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक कॉमर्स के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं बच्चों अगले MCQ में, तब तक के लिए गुड बाय।